थे, एंड में मैंने क्या पढ़ा था? कुछ पढ़ा था क्या मैंने? लास्टली क्या पढ़ा था? उसमें क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था आखिर में? रिकरिंग, अच्छा। नहीं, उससे पहले रिकरिंग तो छोड़ो, बताना एक बार। अनम्यूट हटाओ अपने, उसमें अनम्यूट का ऑप्शन होगा, म्यूट का ऑप्शन होगा, उसे हटा के एक बार बोल के बता दो। म्यूट का ऑप्शन आता है, उसमें से क्लिक करो, वो हट जाएगा, और फिर बोल के बता दो क्या किया था। एक ही बोलो। अच्छा, और उससे स्क्वायर रूट से पहले? क्या किया था? अच्छा, वो लोकस ऑफ ए पॉइंट, बिंदु का बिंदु पथ। अच्छा, ऐसा ही किया था क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर किसी को वैसे बोल के बताना हो ना कि अगर नहीं है तो हमें बता दे करो, हम फिर यहां से अनम्यूट कर देंगे उसी को केवल, ठीक है। कोई ऐसी चीज हो जो आप कह रहे हो कि लिख नहीं पा रहे हैं, हम बोल के बताएंगे, बता पाएंगे। अब तो एक बार म्यूट कर दो सबको। सो खैर, ठीक है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लिखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जिसे मैं किस तरीके से दर्शाता हूं? x कॉमा वाई की तरह। इसे हम कहते हैं समिश्र संख्या का कार्तीय रूप, यानी कार्टीशियन फॉर्म। इसे क्या कहते हैं? कार्टीशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कार्टीशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी समिश्र संख्या का, यानी समिश्र संख्या का कार्तीय रूप। स्टूडेंट, ये क्या है? समिश्र संख्या का कार्तीय रूप, यानी कार्टीशियन फॉर्म। तो कोई भी आपको पॉइंट अगर प्लॉट करना है, कोई भी पॉइंट आप अगर प्लॉट करना चाहते हो एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसे आप कैसे दिखाएंगे? एक्स यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस और वाई यूनिट अलोंग वाई एक्सिस। ये पॉइंट आ गया आपका एक्स कॉमा वाई। एक तो ये तरीका होता है, और दूसरा तरीका क्या होता है? एक रेखा जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और एक्स कॉमा जीरो से जा रही है, एक रेखा जो वाई एक्सिस के लंबवत है और जीरो कॉमा वाई से जा रही है। इन दोनों का प्रतिच्छेदन मिल जाएगा आपको, ये एक्स कॉमा वाई। ये एक्स कॉमा वाई आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा, ठीक है। ये एक्स कॉमा वाई आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा। ये होता है कार्टीशियन फॉर्म, यानी कार्तीय रूप। इसे क्रमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर में ही लिखते हैं। एक्स कॉमा वाई को वाई कॉमा एक्स नहीं लिख सकते हो आप, ठीक है ना। सो इसी का जो सेकंड फॉर्म होता है, दूसरा रूप, दूसरा रूप क्या होता है? एक रूप होता है ध्रुवीय रूप, यानी पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म को हम हिंदी में कहते थे ध्रुवीय रूप। पोलर फॉर्म को ध्रुवीय रूप कहते हैं, और इसका एक दूसरा नाम भी है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, त्रिकोणमती रूप। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म यानी त्रिकोणमती रूप। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मुझे कार्तीय यानी कार्टीशियन फॉर्म में लिखना है तो एक्स प्लस आयोटा वाई लिखते हैं, और जबकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स कॉमा वाई, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स कॉमा वाई। अगर मैं इसको ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप का मतलब है ये कौन सी फॉर्म है? ये फॉर्म बेसिकली ये वाली है, आर कॉमा थीटा वाली। इसमें कोई भी पॉइंट आर कॉमा थीटा की तरह दर्शाया जाएगा। और ये अब आर कॉमा थीटा क्या है? इसे कहा जाता है प्रारंभिक रेखा, यानी इनिशियल लाइन। इस फॉर्म में इसे कहा जाता है एक्स एक्सिस, इसे वाई एक्सिस, और इस फॉर्म में इसे कहा जाता है प्रारंभिक रेखा, यानी इनिशियल लाइन। प्रारंभिक रेखा यानी इनिशियल लाइन।
तो इस रेखा को थीटा डिग्री घुमाया, इस रेखा को थीटा डिग्री घुमाया, और इस रेखा को अगर मैं स्टूडेंट थीटा डिग्री घुमाऊं तो मेरे पास ये आ गया है थीटा। थीटा डिग्री घुमाया और मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से आर दूरी पर काटा, ओरिजिन से आर दूरी पर काटा। ओरिजिन से आर दूरी पर काटा, और अगर ऐसा करता हूं तो मुझे ये जो पॉइंट मिला है ये पॉइंट होगा आर कॉमा थीटा, जहां आर का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड की ओरिजिन से दूरी। मूल बिंदु से आर दूरी पर काटा तो आर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की मूल बिंदु से दूरी है, इसीलिए आर को मॉड जेड लिखा जाता है। अब अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं तो आप देखिए, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लेता हूं, ये x कॉमा वाई है, यानी ये हो गया x, ये हो गया y। अब आप ये देखिए 90 डिग्री बन रहा है, तो आप आराम से इसको कैसे लिख सकते हैं, व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज y बाय आर, एंड व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इज x बटा आर। तो देयरफॉर आपका x क्या आ गया, r कॉस थीटा, y क्या आ गया, r साइन थीटा। x आपका r कॉस थीटा आ चुका है, y आपका r साइन थीटा आ गया है, ठीक है, वो बता दूंगा। तो आपका जो पोलर फॉर्म में z बन गया है, देयरफॉर z क्या हो गया, x प्लस आयोटा y, वो क्या बन गया है, r कॉस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। और अगर आप r को कॉमन लें तो ये कुछ ऐसा बन गया है, r cos थीटा कॉमा r साइन थीटा, r cos थीटा कॉमा r साइन थीटा, ये ऐसा बन गया है, r cos थीटा कॉमा r साइन थीटा। तो आप देखिए, ये जो पोलर फॉर्म है उसको इस तरीके से लिखा जाता है। वैसे आपको एक चीज पता है कि ये जो रूप है ना, अगर x बराबर कॉस थीटा और y बराबर साइन थीटा, r कोई फिक्स है, चाहे 2 है चाहे 3 है, ये प्राचलिक रूप है सर्किल का। सर्किल पे कोई भी पॉइंट इस रूप का होता है, इसे प्राचलिक यानी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्किल कहते हैं। अगर आप देखो तो अगर इसका स्क्वायर करके मैं जोड़ दूं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर कर दूं तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में आर स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आर स्क्वायर आ गया। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप खुद ही बड़े आराम से समझ रहे होंगे। अगर ये सर्किल बन रहा है यानी सेंटर 0 0 रेडियस r, और कोई भी पॉइंट कैसा है, r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। r cos थीटा कॉमा r sin थीटा का मतलब r तो फिक्स है, r फिक्स होने के कारण केवल इस सर्कल के ऊपर के बिंदु आएंगे, और थीटा अब आपने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट आ जाएगा जो भी है। तो बेसिकली ये आपकी क्या होती है स्टूडेंट, ध्रुवीय रूप होती है। r का मतलब है मूल बिंदु से दूरी। अगर मॉड z बराबर r है तो इसका मतलब यही तो हो गया, z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी 0 से दूरी सदैव r है, तो सर्कल के ऊपर का पॉइंट तो आया, और इसलिए थीटा अगर मुझे फिक्स कर दिया तो ये फिक्स इस सर्कल के ऊपर का एक पॉइंट आ गया है। अगर मैं थीटा फिक्स कर दूं मान लो 45 डिग्री, तो ये फिक्स एक पॉइंट आ गया है। वो क्या है, फिक्स पॉइंट क्या आ गया है, r कॉमा पाई बाय 4, यानी मूल बिंदु से तो दूरी तो r है, पहले मैं थीटा को 45 डिग्री घुमाऊंगा, फिर मूल बिंदु से r दूरी पे काट दूंगा, तो ये r कॉमा पाई बाय 4 हो जाएगा। ऐसे आप जो भी थीटा पुट करोगे उसके लिए एक एक पॉइंट आता जाएगा। तो जो भी पॉइंट आपने x कॉमा वाई लिखा है उसे पोलर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं r कॉमा थीटा से। r और थीटा पता लग जाए तो मुझे पॉइंट पता लग जाएगा। कैसे पता लग, यहां x और y पता लगता है तो पॉइंट पता है, x यूनिट अलोंग x एक्सिस, y यूनिट अलोंग y एक्सिस, पॉइंट मिल गया। यहां कैसे मिल जाएगा, पहले प्रारंभिक रेखा को पाई बाय 4 डिग्री घुमाया, बिंदु से r दूरी पे काटा, और मुझे ये मिल गया
मेरा ये होती है मेरे पास दूसरा रूप, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। थर्ड फॉर्म, तीसरा रूप कौन सा होता है? आयलर रूप। अच्छा, इसी को जो ऊपर मैंने लिखा है, इसी को कई ऐसा भी लिखते हैं, z बराबर r सिस थीटा। अगर कभी ऐसा लिखा आ जाए तो आप समझ जाना इसका मतलब ही है, r तो r है, सिस थीटा का मतलब है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये भी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिखने का एक तरीका है। थर्ड फॉर्म, तीसरा रूप देखिए, आयलर रूप। आयलर रूप, आयलर रूप। आयलर एक मैथमेटिशियन था। मैं जब 11th में था मुझे काफ़ी कॉम्प्लेक्स नंबर से डर लगता था, बट जिस दिन मेरी ज़िंदगी में आयलर आया, इसने मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी थी। तो अब आयलर तुम्हारी ज़िंदगी में भी आने वाला है, देखो। तो देखिए, और ये बड़ा ऑब्वियस सी फॉर्म है। देखिए cos थीटा को मैं कैसे लिखता हूँ? cos थीटा क्या होता है, या cos x लिख लेता हूँ, चलो। cos x का हम टेलर थ्योरम से प्रसार जानते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बटा 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। साइन एक्स क्या होता है? एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल, इस प्रकार। और ई की पावर एक्स क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अगर मैं x को आयोटा x से बदल दूं, आयोटा x का स्क्वेयर यानी आयोटा स्क्वेयर x स्क्वेयर, और आयोटा स्क्वेयर होता है -1। आयोटा x का क्यूब मतलब आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा, यानी माइनस आयोटा एक्स क्यूब, और ये बन जाएगा x की पावर 4 बाई 4। और आप देख सकते हैं अगर मैं इसमें आयोटा गुना कर दूं तो देखिए 1 प्लस आयोटा एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस आयोटा एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस, तो ये और कुछ नहीं, ये हो जाता है cos x प्लस आयोटा साइन एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसी पोलर फॉर्म को इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकता हूं, z इक्वल टू आर ई आयोटा थीटा, जहां पर इस r का मतलब तो है मूल बिंदु से दूरी, और थीटा का मतलब है ये थीटा डिग्री घुमाया, और थीटा का मतलब है प्रारंभिक रेखा यानी इनिशियल लाइन को आपने थीटा डिग्री घुमाया है, जो कि इस फॉर्म में है। इसको दर्शाएंगे कैसे? r कॉमा थीटा। पॉइंट की तरफ अगर प्लॉट करना हो तो ये है r कॉमा थीटा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया जाएगा r कॉमा थीटा की तरह, r कॉमा थीटा की तरह इसे प्लॉट कर लिया जाएगा। ठीक है, एक बार नोट करें। थोड़ा ध्यान रखना, आज सुबह से कैलकुलेशन में मेरी बहुत गलती हो रही है। रात को सोया था ना, अभी गर्दन इधर नहीं हो रही ढंग से। कई बार होता है ना, सोए होते हैं गर्दन एक साइड ही रह जाती है। लिखते लिखते जब ऐसे हो रहा है, अचानक दर्द हो रहा है, तो ध्यान तो दर्द पे जा रहा है। तो प्लस माइनस देख लेना आज थोड़ा। अच्छा, सो दिस वन इज आयलर फॉर्म। तो ये स्टूडेंट मेरी आयलर फॉर्म है। अच्छा देखिए एक सेकेंड, अब आप समझ रहे होंगे कि अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ई आयोटा अल्फा मल्टीप्लाई करूं, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ई आयोटा मल्टीप्लाई करूं तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से लिखा जाता है। अगर मैं उसको ई आयोटा अल्फा मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी मॉड तो अभी भी जो z का था वही z ई आयोटा अल्फा का है,
बट अभी ये जो एंगल है वो अब थीटा की जगह क्या हो चुका है, थीटा प्लस अल्फा। तो ये अगर आपका z था तो इसका मतलब है ये r कॉमा थीटा, मतलब ये दूरी तो r है और ये एंगल था थीटा। तो ये जितनी दूरी थी, दूरी अभी भी उतनी रही, बट आपने क्या किया, इसे अल्फा डिग्री और घुमा दिया और ये बन गया r थीटा प्लस अल्फा। तो ये है z आपका और ये है z e आयोटा अल्फा। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं e आयोटा अल्फा गुना कर रहा हूं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में e आयोटा अल्फा गुना कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं उसे बेसिकली अल्फा डिग्री घुमा रहा हूं। अल्फा अगर पॉजिटिव है तो इसे कैसे घुमा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से उल्टा, और नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, सम्मिश्र संख्या z को, सम्मिश्र संख्या z को अल्फा डिग्री घुमाना, अल्फा डिग्री घुमाना। अगर मैं z में e आयोटा अल्फा मल्टीप्लाई करूं, और वो आपको वैसे भी दिख रहा है स्टूडेंट्स कि z इंटू ई आयोटा अल्फा का मतलब क्या हुआ, z तो ये रहा और e आयोटा अल्फा का मतलब भी बेसिकली 1 इंटू ई आयोटा अल्फा है। तो आपने r में कोई चेंज नहीं लाया है, r में कोई चेंज नहीं लाया है, और इसी चीज को आप बड़े क्लियरली देख सकते हो ऐसे। ये देखिए, अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहां पर क्या है, 1 प्लस 0 का मतलब z बराबर 1, और 1 का मतलब क्या है, 0 डिग्री घुमाया और मूल बिंदु से 1 दूरी पे काटा। 0 डिग्री घुमाया जा रहा है और मूल बिंदु से 1 दूरी पे काट रहे हैं, और मूल बिंदु से 1 दूरी पर काट रहे हैं। कौन, सेकंड वन। अब ये है 0 1, 0 1 का बेसिकली मतलब होता है 0 प्लस 1 आयोटा। 0 प्लस 1 का मतलब है बेसिकली 0 प्लस 1 आयोटा। तो देखिए 90 डिग्री घुमाया और मूल बिंदु से 1 दूरी पे काटा, मूल बिंदु से 1 दूरी पे काटा और 90 डिग्री घुमाया, 1 दूरी पे काटा और 90 डिग्री घुमाया। आप देख सकते हो cos पाई बाई 2 क्या होता है 0, साइन पाई बाई 2 1, तो cos पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2, और r यहां 1 चल रहा है क्योंकि 1 दूरी पे काट रहे हो, क्योंकि हर पॉइंट कैसा होता है cos थीटा कॉमा साइन थीटा की शक्ल का। तो थर्ड, अब ये है -1, इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री 180 डिग्री घुमाया और मूल बिंदु से 1 दूरी पे काटा। तो ई आयोटा पाई का मतलब होता है -1, ई आयोटा पाई का मतलब होता है -1। तो जो भी इनके ऊपर कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ जाएंगे उसको मैं डायरेक्ट इस रूप में लिख पाऊंगा स्टूडेंट्स, उसे मैं इस प्रकार लिख पाऊंगा। अब डिपेंड करता है कि मुझे इजाजत अगर पाई से आगे चलने की है तब तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, और अगर नहीं चलने की इजाजत है तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो -90। तो -90 डिग्री घूमे और 1 दूरी पे काटा, तो माइनस आयोटा का मतलब क्या है, 1 दूरी है
और घुमा कितना है -π/2। तो आप देख सकते हो cos π/2 अच्छा दिख नहीं रहा क्या ऊपर, कट गया, इक्वल टू 1 e माइनस आयोटा π/2। ठीक है, दिख रहा है। सो ऐसा कुछ आप देख सकते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आपका थीटा -π/2 है तो ये तो 0 हो गया, माइनस कॉमन आ गया, साइन π/2 1 होता है। 0 - 1 आयोटा का मतलब माइनस आयोटा, कुछ ऐसा। यानी अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में -z कर रहे हो, -z का मतलब यही है, z तो है आर ई आयोटा थीटा, और माइनस का मतलब है -1, और -1 का मतलब क्या है 180 डिग्री घुमाया और मूल बिंदु से एक दूरी पे काटा, एक दूरी और 90 डिग्री। यानी अगर आप ऐसा लिखते हो, इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब है बेसिकली आर तो आर रहेगा, वो तो पॉजिटिव रहेगा, बट फिर भी आपके पास जेड के आगे माइनस लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पाई डिग्री और घुमा दिया। मेरे कहने का क्या तात्पर्य है कि अगर ये z है तो ये रहा -z, पाई डिग्री और घुमाना, पाई डिग्री और घुमाना। ये अगर z है, इसे पाई डिग्री और घुमा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -z मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है, यानी मेरे कहने का क्या मतलब है, ये रहा 0.2, π/4, ये रहा मेरा 0.2, π/4, और ये मेरा पॉइंट है -2, π/4। अब इसका मतलब क्या हुआ, -2, π/4 का मतलब देखिए, अगर मैं z इज इक्वल टू आर ई आयोटा थीटा इसी फॉर्म में लिखता हूं, आर उसने ऐसा लिख दिया, तो बेसिकली इसका मतलब है 2e आयोटा π/4 तो है, -1 का मतलब क्या है, -1 का मतलब 180 डिग्री घुमाया और एक दूरी पे काटा, तो 2 तो 2 है, मतलब क्या है, पहले पाई प्लस π/4 डिग्री घुमाया, मूल बिंदु से दो दूरी पे काटा, और इसी पॉइंट को हम लिख सकते हैं 2, 5 π/4। इस सेम पॉइंट को जो -2, π/4 लिखा है, सेम इसी पॉइंट को मैं कैसे लिख सकता हूं, -2, π/4। तो -2, π/4 का मतलब ये हुआ दिस वन, 2, 5 π/4, अगर वो ऐसा लिखता है तो, ठीक है ना। अगर वो ऐसा लिखता है तो इस दोनों पॉइंट्स को पिक्टोरिकली यानी ज्योमेट्रिकली हम एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक ही पॉइंट में दिखाएंगे, शो करेंगे। और ये जो मैं लिख रहा हूं 2, ये जो r है, और ये जो लिख रहा हूं ये एंगल है। अब इस एंगल को क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। ये तो खैर मॉड जेड है तो मापांक है, ये तो पता ही था। ऐसे देखिए, ये जो थीटा है, यदि z इज इक्वल टू r ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, तब थीटा को, देन थीटा इज कॉल्ड, थीटा को z का कोणांक कहते हैं, देन थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ z, देन थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और इसी का दूसरा नाम
एम्पलीट्यूड भी है, और इसी का दूसरा नाम एम्पलीट्यूड, AMPLITUD, एम्पलीट्यूड। तभी इसे ऐसा लिखा जाता है, इसे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z और एम्पलीट्यूड ऑफ Z द्वारा दर्शाया जाता है, द्वारा व्यक्त किया जाता है या दर्शाया जाता है। ऐसा, ओके, बल्कि ऐसा ही कर दो, तो ठीक है। अच्छा देखिए एक सेकंड, क्या है, यदि थीटा माइनस पाई और पाई के बीच में है, तब इसे, इफ थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई देन इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो इसे मुख्य कोणांक कहा जाता है। मुख्य कोणांक कहा जाता है। उसे लिखा जाता है कैपिटल ए। मुख्य कोणांक को कैपिटल ए से दर्शाया जाता है स्टैंडर्ड बुक्स में तो, बट अगर जहां कोई फर्क नहीं पड़ता वहां कुछ भी लिख देते हैं। बट अगर दोनों को अलग करने के लिए एक जगह स्टैंडर्ड बुक्स में कैपिटल ए से लिखा जाता है, अगर मुख्य कोणांक की बात कर रहे हैं और नॉर्मल बात कर रहे हैं तो फिर ARG। अब आप देखिए क्या कर रहा हूं मैं, यानी स्टूडेंट मुख्य कोणांक देखिए, थीटा 0 से पाई ये रहा, थीटा 0 से माइनस पाई, तो अगर मैं माइनस पाई को भी मिला देता तब तो ये पॉइंट 2 बार आ जाता, इसीलिए एक जगह से पॉइंट हटा दिया गया है। और जब आप देख रहे हो इस सर्कल के ऊपर के सारे पॉइंट आ गए, चारों क्वाड्रेंट की सारी थीटा के लिए वैल्यू आ गई, तो ये जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम 0 से 2 पाई लेते हैं, यहां पर माइनस पाई टू पाई ले लेते हैं। इसका कोई ऐसा रीजन नहीं है कि ऐसा ही लेना चाहिए था, वो उनकी मर्जी थी, कोई भी ले सकते थे। जैसे कि आप साइन वगैरह में नहीं देखते, ये रहा साइन का कर्व, अब अगर आपने कभी साइन इनवर्स एक्स सुना है जीवन में, जीवन में कभी सुना है साइन इनवर्स एक्स? सुना नहीं होगा शायद, ये सुना है साइन इनवर्स एक्स? आपको पता है फंक्शन का इनवर्स सुना है, बहुत अच्छा अगर सुना है तो फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? अगर वो 1 1 ऑन 2 दोनों हो। हमने पढ़ा है इनवर्स इन्वर्टिबल, इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है किसी फलन का? जब वो एकाकी और आच्छादक दोनों हो। और फलन एकाकी कब होता है? ग्राफ मुड़ना नहीं चाहिए, ग्राफ मुड़ गया तो एकाकी नहीं होता, यानी जो ग्राफ मुड़ गया ना वो एकाकी नहीं होता, तो यानी ये 1 1 नहीं है, और अगर ये 1 1 नहीं है तो इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। साइन इनवर्स एक्स सुना है? फिर भी साइन इनवर्स एक्स सुना है क्या? अभी भी सुना है क्या साइन इनवर्स एक्स? चलो मान लेते हैं अभी भी सुना है। अगर साइन इनवर्स एक्स फिर भी सुना है आपने, जबकि मैंने कह दिया कि जब तक फंक्शन एकाकी और आच्छादक दोनों नहीं होता उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब क्या करते हैं, देखो इसका डोमेन तो आपको पूरा पता है, पूरा R। मैंने कहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा, बट अगर वैसे जानना चाहेंगे तो बीच में कोई एक क्लास ले लूंगा। और रेंज इसका -1 से 1 है। मैं साइन इनवर्स एक्स की, आपने देखा होगा 11th 12th की बुक में आपके जब साइन इनवर्स एक्स वगैरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती थी तो पता नहीं ये बॉक्स बना के दिया होता था, उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा होता था, नीले रंग का किया होता था एनसीईआरटी की बुक में, और बहुत कुछ लिखा होता था, पता नहीं एक्स ग्रेटर देन ये वो कुछ। अब देखिए ये रहा फंक्शन साइन एक्स का। अब तब तक इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा जब तक ग्राफ 1 1 ऑन 2 दोनों ना हो जाए। तो आपको एक ऐसा, तो हम क्या करते हैं,
हम इसके डोमेन को ना रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट। मैंने इसका डोमेन ले लिया केवल -π/2 टू π/2। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, यानी इसके प्रांत को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, केवल -π/2 टू π ले रहा हूं। अगर ग्राफ केवल -π/2 टू π/2 ले तो अब ग्राफ सिर्फ ऐसा हो गया। हम खूब ग्राफ कर चुके हैं, बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के नहीं किए हैं। ये अब देखो आप क्लियरली, फंक्शन 1 1 है, हर लाइन एक बार काट रही है, और मजे की बात है -1 और 1 के बीच की पूरी वैल्यू ले रही है। मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया, और इन्वर्टिबल हो गया तो डोमेन रेंज के लिए मैं क्या करता था, इधर आ जाता था, केवल इधर आ जाना है मुझे। डोमेन बिकम रेंज एंड रेंज बिकम डोमेन। तो एफ इनवर्स क्या हो गया, एफ इनवर्स का डोमेन ऐसा हो गया और उसका रेंज ऐसा हो गया। ऐसा, खैर उसका ग्राफ वो अलग बात है, मैंने बनवाई नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ, बाकी तो सब बना चुके हैं। डोमेन है -1 से 1, रेंज है -π/2 टू π/2। ऐसा हो जाता है। ये साइन इनवर्स एक्स है, और वो भी देखो हर लाइन एक बार काट रही है, तो अगेन ये भी 1 1 on 2 हो गया। मैं मगर अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मगर मैंने फिर भी ये बात की है। वो क्यों की है, अब सुन लो मेरी बात। अब उसने अगर ये वाला ब्रांच ले लिया था, क्यों, अगर वो इस ब्रांच को ले लेता तो क्या तकलीफ थी हमें, क्या कोई तकलीफ थी, कोई तकलीफ नहीं थी। ये फंक्शन को 1 1 on 2 बनाना था बस। अगर वो π/2 से 3π/2 ले लेता, कौन सा गलत हो जाता, कोई गलत नहीं होता। 5π/2 से 7π/2 ले लेता तो कौन सा गलत है, -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यू, और फंक्शन 1 1 भी कर दिया। तो ये सारी ब्रांचेस हैं। इन सभी ब्रांच में से कोई भी एक ब्रांच ले सकता था, बट उसमें से एक ब्रांच चुनी जो ओरिजिन कंटेन करती थी और पॉजिटिव होती। या तो पूरी थ्रू आउट पॉजिटिव होती अगर दोनों चांस थे, वरना ओरिजिन को जो कंटेन करे। तो उसने ये जो लिया, इसको ले लिया प्रिंसिपल ब्रांच, मुख्य ब्रांच। ठीक है, तो ताकि सबके आंसर मैच कर जाए। वैसे तो कोई भी ले सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे यहां पर एंगल 0 से 2π था, कोई भी ले सकता था, उसने -π से π ले लिया। मेन बात तो 0 से 2π पूरे एंगल तो सारे कवर कर लिए ना, नहीं, चलो कोई बात नहीं। एक बार हम हमेशा ऐसे काम करते रहते हैं जहां पर हमारे पास कई पॉसिबिलिटी होती है, एक निष्कर्ष पे पहुंचे जाते हैं कि जब भी होगा ना ऐसा काम कर देंगे। मीडियन वगैरह में भी हम ऐसे ही करते हैं, मगर जैसे कि अगर मान लो आपके पास 3 और 4 होता, अब इन दो नंबर के आपको मीडियन निकालना होता, तो आप कहते थे 3.5, जबकि आपको पता 3 और 4 के बीच का हर नंबर मीडियन होता था। मगर जब स्टैटिस्टिशियन उसको यूज करने लगे आगे अलग अलग काम के लिए, तो किसी ने 3.1 लिया, किसी ने 3.9 लिया, दोनों के आंसर में इतना वेरिएशन आने लगा, तो वो किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जब भी 2 मीडियन आ जाएंगे तो उनके बीच का नंबर चुन लिया जाएगा, और वो इसका मीन लेके चलने लगे। जहां पर क्या कहते हैं, ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, तो उसमें से एक निष्कर्ष पे पहुंच लिया जाता है कि इसको आज से मान लिया जाएगा। उसके लिए कोई रीजन नहीं होता। अब इसमें तो ये चुन लेता, क्यों, इसने क्या कर दिया या इसने क्या गलत कर दिया। एंगल 0 से 2π लेना था, पूरा 2π, मतलब 2π का गैप पूरा होना चाहिए था, क्योंकि 2π के बाद आप यहां से भी स्टार्ट करो तो दोबारा 2π के बाद यही पहुंचेगा, उसके बाद एंगल रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अब कहीं से भी पॉइंट से कैसे भी शुरू कर दो, ठीक है। उसने 0 से π और 0 से -π लेने लग गया। तो ये हमारा जो है, अगर इस रेंज के बीच में आता है तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, यानी मुख्य कोणांक। उसे हम मुख्य कोणांक कह देते हैं। जैसे आपने वहां ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे, याद होगा आपको, तो 11th क्लास में तो आपके पास जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन आते थे, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसे होते थे, कुछ एन की शक्ल में निकालते थे, कुछ सीधा निकाल लेते थे। प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू वही बात है। खैर, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। देखिए, अब हम क्या करते हैं, जब इसको मुझे सॉल्व करना होता है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है,
खैर इसको सॉल्व करना तो काफी नॉर्मल काम है, और उसके बाद कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, दैट इज नॉट अ बिग डील। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, थीटा मुझे चाहिए -π से π के बीच में, तो क्या किया गया, अब आप देख रहे हो x क्या है, r cos थीटा, y क्या है, r sin थीटा, डिवाइड करो तो थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स आ गया थीटा मेरा। हमसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता कौन सा कोणांक है कौन सा मापांक है, पर ठीक है हमारे स्टडी के बीच में आ रहा है इसलिए मैं करवा दे रहा हूं। अब आप देखो सुनो, थीटा मुझे चाहिए 0 से पाई, वरना 0 से माइनस, यहां पर आएगा तो 0 से -π आंसर बोल दूंगा, यहां आएगा 0 से पाई बोल दूंगा, 0 से पाई ना, यहां तो एंगल और यहां 0 से -π है। तो अब आप देखें मैंने क्या किया, थीटा निकालने के लिए सबसे पहले मैं अल्फा निकाल रहा हूं, और अल्फा मैंने क्या कह दिया, tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, ऐसा कुछ निकाला और इसका नाम दे दिया tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स का नाम दे दिया अल्फा। और अगर मैं tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स का नाम अल्फा दे रहा हूं तो आप देख रहे हो y और x चाहे अब पॉजिटिव हो, इसको फर्क पड़ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव से, बट अगर y और x चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये हमेशा, या जीरो भी हो, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देगा, नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा मॉड के कारण। और tan इनवर्स के अंदर अगर नॉन नेगेटिव वैल्यू आती है, tan इनवर्स के अंदर नॉन नेगेटिव वैल्यू आती है, मतलब 0 से लेकर इंफिनिटी तक वैल्यू आती है, तो tan इनवर्स में क्या खास बात है, देखिए tan इनवर्स 0 से लेकर π/2 तक, tan जो है, tan का ग्राफ ऐसा है जो 0 से π/2 तक सारी नॉन नेगेटिव वैल्यू ले लेता है। tan 0 से लेकर π/2 तक, tan 0 0 होता है, tan जैसे जैसे x π/2 पे जाएगा tan इन्फिनिटी को जाएगा, और tan संतत होता है 0 से π/2 तक, पक्की बात है। तो tan 0 से लेकर x 0 से लेकर x जब तक π/2 तक जाएगा तो tan सारी नॉन नेगेटिव वैल्यू ले लेगा। तो यहां पर जितनी भी आपके पास नॉन नेगेटिव वैल्यू आनी है उस पे जब tan इनवर्स लगेगा तो आपकी वैल्यू हमेशा 0 और π/2 के बीच में होगी। ये 0 आ गया तो tan की वैल्यू 0 कहां होती है, 0 पे। ये अगर इन्फिनिटी की तरफ आ गया तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा, tan की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है, π/2 पे। ये 1 आ गया तो tan इनवर्स 1 का मतलब tan की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पे। तो आपके पास कोई भी नॉन नेगेटिव वैल्यू आ जाए, इस अल्फा को हमेशा 0 और π/2 के बीच में लाई करना है। तो आप समझिए, अगर मेरा भाई x और y अगर आपको पता है दोनों पॉजिटिव है तो आपका आंसर आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है, तो ये tan इनवर्स y बाई एक्स और ये tan इनवर्स y बाई एक्स बराबर हो जाएंगे। अरे अगर y और x दोनों ही 0 या 0 से बड़े हैं तो इस मॉड का तो मीनिंग वैसे ही खत्म हो गया। अगर ये पहले ही 0 या 0 से बड़े हैं तो थीटा और अल्फा दोनों बराबर हो जाएंगे, कब, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा है वही अल्फा है, अगर एक्स और वाई ऑलरेडी पॉजिटिव है तो। अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, अगर एक्स और वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव है, एक्स और वाई अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आप समझ रहे हो कि वाई बाय एक्स वही होगा जो मॉड वाई बाय एक्स होगा। क्वाड्रेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो यहीं आ जाएगा, तो थीटा और अल्फा बराबर हो जाएंगे। अब बात आती है सेकंड क्वाड्रेंट की। इसमें x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। तो मैं बेसिकली ऐसा लिख रहा हूं, यहां पर मैंने x को पॉजिटिव मान लिया और बाहर माइनस ऑलरेडी लगा दिया है। अरे मैं x को नेगेटिव कर रहा हूं तो मैंने तो नेगेटिव लगा दिया ना। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने कहा है y पॉजिटिव है x नेगेटिव है, इस क्वाड्रेंट में क्या x नेगेटिव होगा कि नहीं, x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। और मैंने माइनस लगाने का मतलब है मैंने x को तो पॉजिटिव माना है, आगे माइनस लगा दिया है। अरे अगर मैं यहां पॉइंट माइनस एक्स कॉमा वाई बोलता हूं तो मैं x को तो पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, तभी तो माइनस लगने के कारण वो नेगेटिव हुआ है, वरना तो मैं सीधा x कॉमा वाई लिखता
और कह देता एक्स नेगेटिव है। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। ये वाला इसका जो पहला कोऑर्डिनेट a कॉमा बी होगा उसमें a नेगेटिव होगा, वो a को माइनस एक्स बोला है मैंने। अब आप देखिए ये क्या बन गया, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स। सो वाई बाय एक्स क्या आ गया, इसको पॉजिटिव करना है तो tan और माइनस थीटा, तो इसको ऐसा लिखता हूं, ऐसा। अब y और x दोनों पॉजिटिव हो गए, माइनस इधर ले गया, माइनस tan थीटा का मतलब tan और माइनस थीटा, tan और माइनस थीटा मतलब लिख दिया tan पाई माइनस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे बात करनी है मुझे, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सो पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स। अब ये y बाय एक्स ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, अब कोई इशू नहीं है, ये अल्फा ही है, क्योंकि y और x तो पॉजिटिव है, जो माइनस लगाना था वो मैंने खुद लगा दिया था आगे। सो मेरा थीटा क्या बन गया, पाई माइनस अल्फा। सो अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो केवल और केवल आप अल्फा निकाल दो, केवल केवल अल्फा निकाल दो, आपका थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। केवल केवल आप अल्फा निकाल दो, आपका क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। केवल केवल आप अल्फा निकाल दो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। ध्यान से देखिए होगा कि नहीं, पाई माइनस अल्फा। और अब हमें पता है यहां पर इसका नेगेटिव, यहां इसका नेगेटिव, तो आज के बाद क्या होने लगा, केवल मुझे अल्फा निकालना है और उसके बाद मुझे देख लेना है कि आखिरकार मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से चतुर्थांश में है, उसके अकॉर्डिंग मेरा थीटा आ जाएगा। मुझे देखना है, मेरे को अल्फा निकालना है केवल, और मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, वो क्वाड्रेंट देखने के बाद यहां कैसे पता लगेगा, यहां एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, यहां एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहां एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, और यहां दोनों नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में है, जिस क्वाड्रेंट में होगा उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर थीटा आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मेरा थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक बार नोट कर लें। तो ये अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट निकालना चाहता हूं, पूर्णांक निकालना चाहता हूं, तो जी नोट कर लें जल्दी। तो एक क्वेश्चन लिखें, एक आपको छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं। फाइंड, क्वेश्चन देख देते हैं, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, पूर्णांक निकालना है। जेड इंटू 2 माइनस आयोटा 2√3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू आयोटा √3 प्लस आयोटा रेज टू पावर 4। निकालें।
तो ही क्वेश्चन करेंगे। और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड साइन पाई बाय 5 प्लस आयोटा 1 माइनस कॉस पाई बाय 5। जी, मैंने आपको केवल 2 क्वेश्चन दे दिए कि इनका एम्पलीट्यूड निकालो। एक बच्चे ने कहा हो गया है, तो पहले का आंसर बता दो, हो गया है तो पहले का आंसर बता दो, हो गया कि हो गया में कुछ और कमेंट था किसी और चीज का, कुछ और ही हो गया। ठीक है, ये 1-2 हमने सोचा कि क्वेश्चन लिख देते हैं, 1-2 कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए कि एम्पलीट्यूड क्या होता था। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की जो शीट है वो थोड़ी सी गंदी बन गई है, गंदी मतलब थोड़ी खतरनाक हो गई है, तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट वो हमारे पास एग्जाम तक भी हम आराम से कंफर्टेबल कर लेंगे, तो हमें तो एग्जाम में परफॉर्म अच्छा करना है और टेस्ट में जो हमारे टेस्ट होंगे। ठीक है, करें जल्दी, मेरे को आंसर बताएं। अंकेश का पहला सही है, -π/6 आंसर आया है पहले का, वेरी गुड। पहले का आंसर -π/6 आना चाहिए था और इसका -π/6 ही आया है। पहले का -π/6 ठीक है, अगले का सर पहले एक क्वेश्चन आप करके बता दो। ये JRF क्वालिफाइड बंदा कह रहा है कुछ, बताओ क्या होगा देश का। सो Z इक्वल टू आयोटा, एम्पलीट्यूड निकालना है। सबसे पहले मुझे क्या करना है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये मैं आराम आराम से सब इसलिए चल रहा हूं क्योंकि तुम सबने बोला सर आराम से चलो, हम सबके पास खूब टाइम है। ठीक है ना, कभी तुम्हें ऐसा फील हो ना कि सर नहीं 1 महीने में चक देना है तो बता देना, कभी ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही हो। पहले इसका स्क्वायर कर लेता हूं मैं एक बार, a² प्लस b² प्लस 2ab। a² प्लस b² प्लस 2ab
ठीक है, और ये स्क्वायर है, और यहां पर क्या आएगा? वैसे एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही दिख रहे हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही दिख रहे हैं। चलो टू टू तो बाहर निकाल ही दो पहले, कम से कम इतना काम तो करें। ऐसा, अब या तो मैं रैशनलाइज करने का विचार कर लूं, तब तो ये नीचे से गायब हो जाएगा, या स्क्वायर करने का विचार करूं, किसी भी कोई भी विचार कर लीजिए। अगर मैं रैशनलाइज करने का विचार करता हूं तो ऊपर 1 + √3 आयोटा से फिर गुना करता हूं, और नीचे 1 + √3 आयोटा से गुना करूंगा तो क्या बनेगा? A² + B², यानी 4। ऐसा है ना? स्क्वायर तो बाहर पड़ा ही है, ये 4। सही है ना? या फिर मैं ऐसा कर लेता हूं कि इसका एक बार स्क्वायर करके ओपन कर लूं, कुछ भी आपकी मर्जी है। वरना मैंने क्या किया, 1 + √3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये 1 + √3 आयोटा का स्क्वायर, और यहां किया तो A² + B² हो गया, ये बन गया 4। तो आयोटा बाहर है ही, इसको ओपन किया, A² + B² + 2 √3 आयोटा, तो ये बन गया -2 + 2 √3 आयोटा बाई 4, स्क्वायर है ही। 2 से 2 काट दो, तो -1 + √3 आयोटा बाई 2 का स्क्वायर। काश, काश मैं थोड़ा सा आगे पढ़ चुका होता, थोड़ा सा आगे अगर मैं पढ़ चुका होता तो मैं इसको सीधा लिख देता ओमेगा। बट अभी मेरे पास काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो मेरे को थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा, वरना मैं ओमेगा स्क्वायर लिख देता और अपना काम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता। बट ठीक है, अभी मेरे को जो चीज नहीं पता है वो नहीं पता, इसलिए मैं फिर दोबारा इसको पूरे को ऐसा ही लिख देता हूं, अगर वैसा होता तो। बट अभी नहीं है, तो A² + B² -2AB, और नीचे इसको करेंगे तो ये, तो इसको ओपन किया, क्या बना? -2, मतलब स्क्वायर मैंने अंदर कर दिया, -2 - 2 √3 आयोटा बाई 4, और ये आयोटा -½ -√3/2 आयोटा, इसी को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, वो सीधा बन जाना था, बट खैर मैंने तो ऐसा किया है। तो ये क्या बन गया मेरा? अब z क्या बन गया? आयोटा आयोटा -1 होता है, तो √3/2 -आयोटा/2, तो ये बन गया है मेरा z, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसलिए क्वेश्चन दिया ताकि सारी बातें आपकी क्लियर हो जाए कि ये ऐसा हो गया है। तो अब अल्फा निकालना है पहले, tan इनवर्स y/x मॉड। तो tan की वैल्यू 1/√3 कहां होती है? π/6 पे। अब देख लें ये कौन सा क्वाड्रेंट है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, यहां थीटा बराबर -अल्फा होता है, सो -π/6 इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया है। सर फर्स्ट स्टेप बताओ, फर्स्ट स्टेप बताऊं? इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, A² + B² + 2AB, 2 + 2 √3 आयोटा। तो ऐसे मैंने करना था और ये आंसर आ जाना था मेरा -π/6। अब जरा अगला ट्राई करो एक बार, मैं फिर 2 मिनट वेट करता हूं और देखता हूं क्या करते हो तो।
सर LHS में इक्वल तो आएगा ना लास्ट लाइन, लिखा तो है इक्वल, कहाँ नहीं लिखा क्या? कौन सी लास्ट लाइन? LHS में इक्वल, ये इक्वल है तो सही। अगला π/4 किसी ने बोला है, नहीं, फिर π/4 नहीं, गलत है π/4। सो मैंने सिर्फ एम्पलीट्यूड बोला अभी, केवल केवल एम्पलीट्यूड। कौन है यार? अरे फोन तो ले जाओ यार। हाँ बोलिए स्टूडेंट। हाँ वेरी गुड पूजा, पूजा का सही है। बाकी अभी तक जिन्होंने आंसर दिया सबका गलत है, केवल पूजा का सही है। केवल आर्ग्यूमेंट पूछा है, एम्पलीट्यूड। अंकिता का सही है बिल्कुल। अच्छा इसका मॉड क्या आया था, मॉड भी बता दो, मापांक, इसका मापांक भी निकाल दें। तो ये रहा, अगर मुझे इसका मापांक निकालना हो, मॉड निकालना हो तो पहले इसको यहां लिखना पड़ेगा। इसमें भी देखो, यहां पर भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तब मॉड निकालते हैं, वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। साइन स्क्वायर π/5 1 प्लस कॉस स्क्वायर π/5 माइनस 2 कॉस π/5। कुछ ऐसा, ये 2 आ गया, 2 माइनस 2 कॉस π/5, 2 बाहर निकल गया, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्या फॉर्मूला होता है? 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ, 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ, तो ये बन गया 2 तो ये आंसर आ गया। मॉड लगाने की खैर जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन π/10 हमें पता है कि नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव ही होता है। साइन π/10 इधर कहीं आएगा, 18 डिग्री के आसपास आएगा, तो ये रहा। अब अगर मुझे इसका अल्फा निकालना है, सीधा थीटा निकालना है, tan इनवर्स y/x, यहां पर मॉड का कंसेप्ट
कुछ नहीं कर पाएंगे हम। y बाय एक्स, वैसे भी पता है हमें ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। tan इनवर्स y बाय एक्स, ये क्या बनेगा 2 साइन स्क्वेयर पाई बाय 10। जब ऊपर एंगल हाफ लगा दिया तो नीचे भी वही, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसल, साइन से साइन कैंसल, साइन बाई कॉस इज tan, tan इनवर्स से tan गया पाई बाय 10, तो पाई बाय 10 आ गया थीटा। और अगर मैं मेथड नंबर 2 की बात करूं, सेकंड मेथड एक और देख लीजिए, ये तो ठीक है ना, ऐसा समझ गए ना। अरे ये दोनों पॉजिटिव हैं, साइन पाई बाय 5 इधर ही कहीं होगा, 1 माइनस कॉस, कॉस तो कभी 1 से बड़ा होता ही नहीं, दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो tan इनवर्स y बाय एक्स टाइप का ही होगा। ठीक है, तो मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 देखें, z क्या है, अगर ये साइन कॉस टाइप का आ जाए तो कभी आप ऐसा भी कर सकते हो, 2 साइन स्क्वेयर पाई बाय 10, ये बन गया 2 साइन पाई बाय 10 इंटू कॉस पाई बाय 10, 2 साइन पाई बाय 10 कॉस पाई बाय 10, यहां से 2 साइन पाई बाय 10 कॉमन निकाला, कॉस पाई बाय 10 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 10, ये ऑलरेडी आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की शक्ल आ गई है। दिस इज रिड्यूसेस इनटू आर कॉस ऑफ थीटा आयोटा साइन ऑफ थीटा, सो हेयर फ्रॉम हेयर क्लियरली थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 10, तो यहां से थीटा के आ गया पाई बाय 10 और आर आ गया 2 साइन पाई बाय 10। चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, मापांक और कोणांक निकालें, मापांक और कोणांक निकालें। इसका मॉड क्या है पहले बताओ, मॉड क्या है, मॉड जेड, थोड़ा सा अंकिता ध्यान से, मॉड जेड क्या आया, नहीं भास्कर कुछ क्या, अभी हल्की सी मिस्टेक है, अंजू हल्की सी मिस्टेक है, तमन्ना का क्या है, रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये क्या चीज है, क्या कर रहे हो तुम, रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र क्या होता है, हाँ अंकिता अब सही है।
हाँ ठीक है नरपत। नहीं नहीं, मापांक मॉडुलस क्या आया है रजिस्टर। मॉड क्यों नहीं लिखते हो सीकेंट अल्फा? आर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये मॉड सीकेंट अल्फा होगा। अगर सपोज इसका आता और एक ऑप्शन दे देता सीकेंट अल्फा, एक माइनस सीकेंट अल्फा, एक मॉड सीकेंट अल्फा, तो आपका आंसर मॉड सीकेंट अल्फा होता, क्योंकि आपको क्या पता अल्फा क्या है, और आर की वैल्यू जबकि आपको पता है हमेशा पॉजिटिव आनी है। तो टेन अल्फा प्लस आयोटा, एक तो तरीका वही है जो जैसा किया है आपने, वरना साइन अल्फा प्लस आयोटा कॉस अल्फा बाई कॉस अल्फा। तो ये कॉस अल्फा तो बाहर आया, और अब इसको कॉस बनाने की कोशिश करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं? और इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसा कुछ। तो क्या बना? सो मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ सीकेंट अल्फा एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा, दिस वन। So this is the way how you can solve this type of problems. Otherwise तो जैसे करते हैं वैसा करेंगे ही हम, जैसे करते हैं वैसा तो करेंगे ही। अच्छा, अगर इसको दूसरे तरीके से करता तो मैं कैसे करता? मॉड जेड क्या है? अंडर रूट टेन स्क्वेयर अल्फा प्लस वन अंडर रूट सीकेंट स्क्वेयर अल्फा, सो दिस वन इज मॉड सीकेंट अल्फा। ओके, क्योंकि आपको नहीं पता कि सीकेंट अल्फा का स्क्वायर है कि माइनस ऑफ सीकेंट अल्फा का स्क्वायर है, तो जो भी है चाहे प्लस माइनस सीकेंट अल्फा आ गया। तो अब आपके लिए चैलेंजिंग काम ये आ गया कि आपका थीटा क्या हो गया? tan इनवर्स y बाई एक्स। तो ये क्या बन गया? tan इनवर्स कॉट अल्फा। कॉट अल्फा को कैसे लिखोगे? कुछ ऐसा, ठीक, कुछ ऐसा लिख दिया करते हैं, वरना इसको बेसिकली यहां प्रॉपर फॉर्म तो ये है, क्योंकि यहां पर हम जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब आखिर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जब ये पॉजिटिव होगा जब ये नेगेटिव। बट इतना कंफर्म है, एक चीज ये कंफर्म है कि ये पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है। y पॉजिटिव होने के कारण, y पॉजिटिव होने के कारण मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है। तो या तो मेरा आंसर जो है, या तो मेरा आंसर आने वाला है 0 से 90 के बीच में, ये अल्फा होने वाला है। अगर यहां पर आ जाए तो ये पाई माइनस अल्फा होता है, तो पाई माइनस दिस करेंगे तो क्या हो जाएगा? तब आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस अल्फा। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को सजेशन में यही दूंगा कि इस प्रकार करें, इस प्रकार करें, ताकि जो भी एडजस्टमेंट हो वो खुद इसमें ही हो जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं सजेशन दूंगा कि इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करें, हम वरना समझ नहीं पाएंगे, उस अल्फा के साथ डील नहीं कर पाएंगे। कि जब तक अल्फा नहीं है हमें सब पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो थीटा क्या होगा, सेकंड में आएगा तो क्या होगा, बट ऐसे में जब तक हमें ये ना पता हो तो हम क्या करेंगे? अल्फा निकाल लूंगा, ठीक है, इसका मॉड करके निकाल भी लूंगा, बट जब तक tan अल्फा की वैल्यू नहीं पता है मैं आगे कुछ कर ही नहीं सकता हूं। अब वो ऑप्शन पे डिपेंड है कि उसने दो ब्रेक करके दे दिया हो कि अल्फा जब इसके बीच में होगा तो क्या होगा, तो एक अलग इशू है। सो ठीक है, तो खैर मैं देखता हूं आगे। अब एक मेरी बात सुन लें बड़े ध्यान से। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आरपीएससी के हिसाब से, यदि Z1 Z2 Z3
समबाहु, समबाहु का मतलब होता है जिसकी सारी साइड बराबर हो। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तब Z1 और Z2 की जो दूरी है वो Z2 और Z3 की दूरी के बराबर होता है, और Z3 और Z1 की दूरी, मतलब प्रत्येक दो शीर्ष की दूरी बराबर होती है। आप कह सकते हो सर इसमें क्या नई बात है, सबको ही पता है। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड की लेंथ बराबर होती है समबाहु त्रिभुज में। मगर इसका सबसे ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, Z1 स्क्वेयर प्लस Z2 स्क्वेयर प्लस Z3 स्क्वेयर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। अगर Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है तो Z1 Z2 Z3 में कुछ ऐसा रिलेशन होता है। या मैं कह लूं यदि Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो शीर्षों के मध्य ऐसा रिलेशन होता है। तो ये आखिरी वाले जो दो हैं ये अपने को थोड़ा ध्यान रखने हैं, और ये पहले वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट याद ध्यान रखने हैं। और मुझे क्या बोला हुआ है, यदि Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, Z1 Z2 Z3, यदि Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी जब ये तीनों बराबर हैं और सबके बीच में एंगल है π/3, तो ऐसा रिलेशन होता है स्टूडेंट। ये आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वरना आप ये देखिए, ये रहा वेक्टर BA, BC उठाया, दिख रहा है ना बोर्ड पे, BC उठाया, 60 डिग्री घुमाया, BA पाया। BC उठाया, 60 डिग्री घुमाया, BA पाया। BA कैसे ऑब्टेन्ड होता है? बाय रोटेटिंग BC थ्रू एन एंगल 60 डिग्री। BC को अगर मैं 60 डिग्री घुमा दूं तो मुझे BA मिल जाएगा। और E आयोटा अल्फा से गुना करने का मतलब क्या है, आप उसे अल्फा डिग्री घुमा रहे हैं उस वेक्टर को। वो जो वेक्टर OP था उसको घुमा के OQ कब आता था, अल्फा डिग्री घुमाने से। अल्फा डिग्री कैसे घुमाने का मतलब E आयोटा अल्फा से गुना करना, ऐसे तो कर रहे थे। एंड व्हाट इज वेक्टर BA? Z1 माइनस Z2। व्हाट इज वेक्टर BC? Z3 माइनस Z2। एंड दिस वन इज सेम एज E आयोटा π/3। चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं। CA उठाया, दिख रहा है ना बोर्ड पे, CA उठाया, 60 डिग्री घुमाया, घड़ी से उल्टा घूम रहा हूं, CA उठाया, 60 डिग्री घुमाया, CB पाया। CA उठाया, 60 डिग्री घुमाया, CA पाया। CA उठाया, 60 डिग्री घुमाया और CB पाया। How we obtain CB? By rotating CA through an angle 60 degree. And what is CB? Z2 minus Z3. What is CA? CA Z1 minus Z3 is equal to E iota π/3। और अगर आप फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को देखो तो इसके राइट साइड बराबर हैं, और इसके राइट साइड बराबर हैं तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे। कई बार एग्जाम अगर टफ आ जाए तो उसमें ये फायदा हो जाता है, ऐसे जो थोड़ी थोड़ी मैं हल्की हल्की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ना, ये काम आ जाती है। फिर कई बार कुछ अगर लॉजिकल आ जाए जो आपने देखा नहीं होता तो वहां पर ऐसे कंसेप्ट काम आते हैं। Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3।
और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो Z1 स्क्वेयर माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 Z1 प्लस Z2 Z3, यहां से A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर, ये क्या बन जाएगा, Z1 स्क्वेयर प्लस Z2 स्क्वेयर प्लस Z3 स्क्वेयर। इसको इधर ले आए, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3, ये इधर आके माइनस हो गया, प्लस Z3 Z1। तो अगर Z1 Z2 Z3 इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, अगर Z1 Z2 Z3 इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं तो उनके शीर्षों के बीच में ऐसा संबंध होता है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था आरपीएससी सेट, सेट मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2012 और 13 में जो भी हुआ था, जिसमें हाईएस्ट मार्क्स लेने वाला बंदा अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो खैर, ठीक है, अब मेरी बात सुने। अब ये प्रूव करना, अब आप देखिए, यदि Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है तो ये 0 के बराबर है। यदि Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है तो दिस बराबर 0। अब आप देखिए, ये 0 के बराबर होगा यदि और केवल यदि, एलसीएम लिया पर नीचे वाला तो 0 है ही नहीं, ये 0 कब होगा, यदि और केवल यदि दिस बराबर 0, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 है नहीं, क्योंकि Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो तीनों अलग हैं ही। तो ये 0 होगा यदि और केवल यदि ये 0 हो जाए। मैंने एलसीएम लिया तो वो क्वांटिटी 0 होगी तभी ये ऊपर वाला 0 होगा, और ये 0 होगा यदि और केवल यदि Z1 Z3 माइनस Z1 स्क्वायर माइनस Z2 Z3 प्लस अगर ये 0 होगा, और अगर आप इसे देखें क्या बन रहा है ये आखिरकार, उधर ले जाएं, और ये 0 होगा यदि और केवल यदि सॉल्व करें तो ये बराबर होगा, और ये बराबर होगा यदि और केवल यदि Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो यानी अगर Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है तो ये क्वांटिटी 0 के बराबर भी होगी। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए
अगली चीज, अगर मैं सेट के पेपर का क्वेश्चन बोल दूं, यदि Z1 तथा Z2 समीकरण दिस के मूल हैं, यदि Z1 तथा Z2 समीकरण दिस के मूल हैं, स्टूडेंट अगर Z1 और Z2 समीकरण दिस के मूल हैं तथा Z1 कॉमा Z2 तथा मूल बिंदु समबाहु त्रिभुज बनाता है, तब A तथा B के मध्य संबंध ज्ञात करें। तब A तथा B के मध्य संबंध ज्ञात करें। हो सकता है किसी स्टूडेंट को कोई ऐसी चीज हो जो थोड़ी बहुत ना पता हो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी थ्योरी ऑफ इक्वेशन का भी यूज है वैसे, बट वो इतनी बेसिक है कि वो हमने बचपन में पढ़ी होती है, तो मैं मान के चलता हूं कि उतना बच्चे को पता होगा। अच्छा, पहली लाइन ने क्या बोला मुझे एक बार ये बता दो, पहली लाइन ने क्या इंफॉर्मेशन दी है? यदि Z1 Z2 समीकरण दिस के मूल है, स्टूडेंट देखिए, यदि Z1 Z2 इस समीकरण के मूल हैं और आपको आखिरी में A और B में संबंध दिखाना है, तो Z1 Z2 मूल है और गुणांक है A और B, तो क्या मूलों और गुणांकों के मध्य अपने को कोई संबंध पता होता है? क्या आपको पता है रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में कुछ संबंध? वो क्या होता है? सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस A/1 B/1। डिट्टो इसी टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन, इसी मतलब शायद 2017 या 18 में पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में आया था राजस्थान यूनिवर्सिटी में। मुझे एग्जैक्टली वो क्वेश्चन ध्यान नहीं है, बट वो क्वेश्चन भी सेम कंसेप्ट से हो जाएगा, सेम कंसेप्ट से। राजस्थान यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में आया था, प्री पीएचडी यूनिवर्सिटी टेस्ट में। यदि Z1 Z2 इस समीकरण के रूट्स हैं, अगर Z1 Z2 इसके रूट्स हैं, तो आप समझ रहे हो सम ऑफ रूट्स क्या है? माइनस A/1, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? B/1। अब आपको बोला जा रहा है अगली लाइन, Z1 Z2 तथा मूल बिंदु समबाहु त्रिभुज बनाता है। और स्टूडेंट जैसे ही Z1 Z2 और मूल बिंदु का मतलब ओरिजन 0, अगर इसका मतलब x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2, तो मूल बिंदु 0 प्लस आयोटा 0। तो देखिए, और हमें पता है प्रश्नानुसार, और हमें पता है अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, तो क्या हम ये जानते हैं अगर Z1 Z2 Z3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा तो कुछ ऐसा होता है, यानी Z1 स्क्वेयर प्लस Z2 स्क्वेयर बराबर Z1 Z2। और इसको आप कैसा लिख सकते हो? इसको, क्योंकि हमें ये दो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पता है पहली लाइन से, तो इसको प्लस की फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू Z1 स्क्वेयर Z2 स्क्वेयर प्लस 2 Z1 Z2। इसके अंदर लिख दिया है तो माइनस 2 Z1 Z2 करना था। अगर आपने अपनी मर्जी से प्लस कर दिया है तो माइनस भी करना था, उसको उधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा और ये बन जाएगा A स्क्वेयर बराबर 3B। ऐसा क्वेश्चन आरपीएससी में सेट में आया था, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चररशिप। बिल्कुल इसी का राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी आया था, एग्जैक्टली मुझे वो क्वेश्चन ध्यान नहीं है, बट आया था जरूर। राजस्थान यूनिवर्सिटी एमपैट, शायद एमपैट ही कहते हैं। अच्छा, अगला रिजल्ट देखें। यदि Z1 Z2 Z3
यदि Z1 Z2 Z3 आर समद्विबाहु, यदि Z1 Z2 Z3 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, यदि Z1 Z2 Z3 समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो साइडें बराबर हो, आइसोसेलेस। यदि Z1 Z2 Z3 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, सॉरी, जो B पर समकोण बनाता है, जो B पर समकोण बनाता है, यदि Z1 Z2 Z3 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं जो B पर समकोण बनाता है, तब स्टूडेंट जिस पे समकोण बनाएगा वहां देखिए 2 लिखा आएगा, जिस पे भी ये समकोण बनाएगा और ये ही बाहर होगा यहां, ऐसा रिजल्ट आपकी 11th-12th की बुक में लिखा है और ऐसा रिजल्ट ग्रेजुएशन की बुक में लिखा है। यदि Z1 Z2 Z3 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं जो B पर समकोण बनाता है, तब ऐसा रिलेशन होता है। और आप देख पाएंगे P पर राइट एंगल, P पर राइट एंगल, ऐसा। यदि Z1 Z2 Z3 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं जो B पर समकोण बनाता है, तो Z1 Z2 Z3 के मध्य ऐसा संबंध आपको मिलेगा। अब आप एक चीज देखें स्टूडेंट्स ध्यान से, समद्विबाहु तो ये दोनों साइड बराबर है, BC उठाया, 90 डिग्री घुमाया, PA पाया। BC उठाया, 90 डिग्री घुमाया, PA पाया। सो व्हाट इज BA? Z1 माइनस Z2। BA का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। PC मतलब Z3 माइनस Z2। व्हाट इज E आयोटा पाई बाय 2? कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2, तो आयोटा। और अगर और रिलेशन मिल नहीं रहा तो मैंने स्क्वायर कर दिया, आयोटा है, इसका स्क्वायर करना भी आसान है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो अगर आप एक तरफ करें तो देखिए इधर ले जाएं तो क्या बनेगा? 2Z2 कॉमन Z3 प्लस Z1। जी, यदि Z1 Z2 Z3 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं जो B पर समकोण बनाता है, चलो ठीक है, मिलते हैं कल। कभी कभी बीच में ऐसे कभी 10 मिनट के लिए शक्ल दिखा दे करो ताकि टीचर को पता लगे कि इंसानों को पढ़ा रहे हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं कल। टिल देन गुड बाय।